नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये स्टैंडर्ड 10 के इकोनॉमिक्स का फोर्थ चैप्टर है और ये आपके टर्म 2 का पोर्शन भी है। चलिए ज़्यादा समय नहीं नष्ट करते हुए सीधा टॉपिक की ओर चलते हैं और एक सिंपल सा स्टोरी टेलिंग के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को फोकस करके कंप्लीट करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। ये जो नाम है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है वैश्वीकरण। मतलब ग्लोब हो गया दुनिया। अब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो सुविधाएं हैं हर चीज़ की, चाहे कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, ये सारी सुविधाओं के चलते ये पूरा दुनिया अब दूर नहीं रहा। तो ये जो डिस्टेंस पर हमने विजय हासिल की है, इसी विजय को हम लोग ग्लोबलाइजेशन का नाम दे सकते हैं। और सिंपल सा डेफिनेशन जो है ग्लोबलाइजेशन का वो है, इट रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हमारे देश की इकोनॉमी या किसी एक देश की इकोनॉमी जब पूरी दुनिया की इकोनॉमीज के साथ जुड़ जाती है, उसी को हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। चलिए ग्लोबलाइजेशन को और ज़रा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, मैंने ये क्वेश्चन नहीं रखा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार 2 से 3 नंबर का आता है। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या लिखेंगे? तो उस कंडीशन में ये आंसर देना होगा कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल इंटीग्रेशन अराइजिंग फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ वर्ल्ड व्यूज, प्रोडक्ट, आइडियाज़ एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में एक दुनिया से दूसरी दुनिया के लोगों के बीच में जब संपर्क होगा तो जाहिर सी बात है सिर्फ प्रोडक्ट थोड़ी ना होगा, आइडियाज़ भी होंगे और साथ ही साथ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर भी होगा। हम लोगों ने आप ही के सब्जेक्ट में एक चैप्टर था, हिस्ट्री का एक चैप्टर था इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसमें हमने देखा था कि जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ स्टार्ट हुआ उसके बाद से लोगों ने सिर्फ प्रोडक्ट ही एक्सचेंज नहीं किया, आइडियाज़ के साथ साथ नए नए फूड स्टफ्स भी आए। हम सभी के घर में आलू यूज़ होता है। जानकर हैरानी होगी कि ये आलू हमारे कंट्री का प्रोडक्ट नहीं है, मगर फिर भी हमारे कंट्री की मिट्टी में उग कर हमारे कंट्री का, हमारे कल्चर का, हमारे फूड का एक और हमारे खाने की थाली का एक पार्ट हो गया है। इसको अलग नहीं कर सकते और आलू के बिना हम लोग खाना सोच भी नहीं सकते। तो उसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन प्रोडक्ट के साथ साथ आइडियाज़ को लेते हुए और भी हमारे कल्चर का, सिर्फ हमारा नहीं बाकी सभी के कल्चर का पार्ट को पूरी दुनिया में मिक्स कर दिया है। एक समय था इडली डोसा हम लोग नहीं जानते थे, नॉर्थ इंडिया के लोग, साउथ इंडिया के लोग, इनका रहन सहन, कल्चर, लाइफस्टाइल सब कुछ डिफरेंट था। लेकिन आज एक समय है कि हर किसी के घर में इडली और डोसा बनता है, चाहे आप साउथ से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो, डजेंट मैटर। आलू के पराठे सिर्फ पंजाब के लोगों में के घर में ही बनता था, बट आज का डेट है कि ऐसा कोई घर नहीं है पूरे भारत में या फिर पूरी दुनिया में भी कह सकते हैं जो इस चीज़ को जानते होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आलू के पराठे का टेस्ट नहीं जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए मेजर रोल प्लेड बाय एमएनसी, ये एमएनसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी इन द प्रोग्रेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि भाई एमएनसी का ऐसा क्या रोल है, एमएनसी ने ऐसा क्या कर दिया, वो आगे चल के पढ़ेंगे। तो पहले जान लीजिए कि ग्लोबलाइजेशन में सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हम लोग इंटरचेंज करते हैं क्या, प्रोडक्ट्स, आइडियाज़ और कल्चर, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। It has opened a large source of exchange between two countries of goods, service, investment and technology। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ ये प्रोडक्ट, आइडियाज़ और एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर ही नहीं, साथ ही साथ गुड्स, सर्विस, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का भी इंटरचेंज होता है। और इससे क्या होता है, दोनों कंट्री बेनिफिटेड होती है। Another source of connectivity among the countries are the people who are moving in search of better job, income और education। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का ही एक असर है कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, बेटर जॉब का, बेटर इनकम का, बेटर एजुकेशन का। इसके चलते भी
ग्लोबलाइजेशन को ये असर करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं। चलिए इसी में ही मुझे लगा ये टॉपिक यहीं पर बोलना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एमएनसी। तो एमएनसी इज़ अ कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन, इन मोर देन वन नेशन। एक देश से ज़्यादा देश में वो कंट्रोल भी करता है और ओन भी करता है। चलिए नेक्स्ट है इसी से जुड़ा हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट फॉरेन का मतलब ही होता है बाहर का, विदेश का। दैट मीन्स हमारी कंट्री से बाहर का एरिया हमारे लिए फॉरेन है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एमएनसीज। तो ये दो टॉपिक है भाई, एमएनसी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ही मायने रखता है ग्लोबलाइजेशन में। एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो एक और टॉपिक है, ये बहुत जुड़ा हुआ टॉपिक है इसी ग्लोबलाइजेशन से कि फॉरेन ट्रेड का क्या एडवांटेज है। तो इट फैसिलिटेट द ट्रैवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। ये हमें ये फैसिलिटी देता है कि एक मार्केट से दूसरे मार्केट में गुड्स ट्रांसफ़र होते हैं। साथ ही साथ इट प्रोवाइड्स अ चॉइस ऑफ गुड्स टू द बायर्स। जो खरीदने वाले लोग होते हैं उनको एक चॉइस मिलता है कि वो अपने चॉइस के हिसाब से बेटर फिट, वो एक ही चीज़, जैसे मोबाइल फ़ोन, आप सबके घर में किसी के हाथ में सैमसंग होगा, किसी के हाथ में एमआई होगा, किसी के हाथ में वीवो होगा, किसी के हाथ में कार्बन होगा, किसी के हाथ में नोकिया भी हो सकता है। ऐसे हज़ारों मोबाइल फ़ोन की कंपनियां हैं। एंड्रॉयड वन भी एक न्यू कंपनी है। तो ये ग्लोबलाइजेशन है, इसलिए ये सारे प्रोडक्ट सभी कंट्री में बिक रहे हैं। अब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स मिल रहा है कि अब लोग हर चीज़ को देखते हैं, किसी का कैमरा बेटर है, किसी का प्रोसेसर बेटर है, किसी का दाम उनको सूट करता है। तो ये अलग अलग जो पहलू है वो जो देखने को मिलता है और चॉइस करने को मिलता है, तो ये है ग्लोबलाइजेशन का असर। प्रोड्यूसर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव टू कॉम्पीट इन डिफरेंट मार्केट्स। तो ग्लोबलाइजेशन से अलग अलग प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन में खड़ा होना पड़ता है। इतने सारे मोबाइल्स हैं, सभी मोबाइल कंपनियां बेटर फीचर दे रही होगी, बेटर कॉस्ट दे रही होगी, तभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव होकर उसको खरीदने का कोशिश करें। तो ये भी कंपटीशन की भावना तो पैदा करेगी भाई। नेक्स्ट है प्राइसेस ऑफ द सिमिलर गुड्स इन टू मार्केट्स इन टू डिफरेंट कंट्रीज बिकम ऑलमोस्ट इक्वल। ग्लोबलाइजेशन का ये बहुत बड़ा मतलब एक इफेक्ट है कि प्राइस कंट्रोल होता है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो लोग उस कंट्री के पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ही प्रोडक्ट का कॉस्ट तय करते हैं और प्रोडक्ट के कॉस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट की क्वालिटी तय होती है। तो ऐसा ही है। तो ये सारा रास्ता, ये सारी सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ फॉरेन ट्रेड ही हमें दे सकता है। तो फॉरेन ट्रेड ग्लोबलाइजेशन का ही बेटा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो कौन कौन से फैक्टर है जो ग्लोबलाइजेशन को सीधा असर करते हैं। तो फर्स्ट है टेक्नोलॉजी। तो हम सभी को जानते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन। ये टेक्नोलॉजी है, तभी हम लोग घर बैठे बैठे पूरी दुनिया की जानकारी ले सकते हैं, पूरी दुनिया के बारे में जान सकते हैं, और अगर संपर्क है तो संपर्क भी बना सकते हैं यहाँ बैठे बैठे हज़ारों किलोमीटर दूर के लोगों के साथ। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा काम करती है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्ट मेड इट पॉसिबल टू डिलीवर द गुड्स फास्टर। तो ये जो ट्रांसपोर्ट में इम्प्रूवमेंट आया, ये ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को ऑर्डर करो और वो अगर विद इन 3 days 2 days जो भी मतलब वो जो भी कमिटेड डेज होता है अगर उसमें आ जाए, तब तो भाई सीधी सी बात है मार्केट का तो वैल्यू ही बढ़ जाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ताकि वो ऑर्डर को सही टाइम पर डिलीवर करने के लिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इन द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ब्रॉट रीमार्केबल चेंजेस एंड मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड ईजियर। तो ये जो कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी है, ये जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, सीधा सीधा कस्टमर को बायर से जोड़ता है। बहुत बार तो ये अब डायरेक्ट डील करा देता है मैन्युफैक्चरर से, कोई ज़रूरत नहीं है बीच के जो ट्रेडर्स हैं, बीच के जो भी बीच की जितनी सारी सीढ़ियाँ होती है, इन सब को हटाकर सीधा ज्वाइन करा देता है।
खरीदने वाले को बेचने वाले के साथ, सॉरी बनाने वाले के साथ। Telecommunication, computer, and internet have brought the world closer. This has been facilitated by satellite communication device, and internet also provide facility of email and voicemail across the world. तो ये जो पॉइंट्स है, ये सभी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन पर बहुत बड़ा असर करती है, और अगर ये सारे फैक्टर्स नहीं हो तो ग्लोबलाइजेशन उतने अच्छे तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, नहीं बोल पाएंगे। तो अगर कहीं भी ये क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ ग्लोबलाइजेशन या डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन, तो आप लोग इसमें लिखना टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ये सारे पॉइंट्स को ऐड करोगे तो हंसते हुए मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैज़ पुट बैरियर्स टू द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड बैरियर्स। मैंने देखा ये क्वेश्चन 1 मार्क या 2 मार्क का बिल्कुल पूछा गया कि व्हाट इज ट्रेड बैरियर एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस ट्रेड बैरियर। मैं बताता हूँ आपको ट्रेड बैरियर क्या है। जैसे बाहर की कंपनियां जब हमारे देश में आकर एक ही प्रोडक्ट को बेच रही है, चाहे जो भी प्रोडक्ट बेच रही, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि विदेश की जो भी कंपनी अपने साथ जो भी प्रोडक्ट लेकर आएगी वो हमारे कंट्री में नहीं होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हाँ, फ़र्क पड़ता है क्या कि हो सकता है उसका क्वालिटी चेंज हो सकता है उसका कॉस्ट में फ़र्क हो। तो यही सारे रीजंस है। तो इससे क्या होगा, अगर इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट पूरा दरवाज़ा ही खोल देगी कि आओ और ट्रेड करो, अगर बाहर की कंपनियां सस्ते दामों पर अगर सामान को बेचेगी, इससे क्या होगा, हमारे कंट्री के जो फैक्ट्रीज़ है, कंपनीज़ है, ये सब तो बंद हो जाएंगे, क्योंकि होममेड प्रोडक्ट थोड़ा महंगा होता है और बाहर के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सस्ते होते हैं। तो सस्ता होने का रीज़न बहुत सारा है। अगर उसके पीछे जाएंगे तो इकोनॉमिकली सोचना होगा, घुमा फिरा के 100 बात की एक बात कि भाई वो सस्ता बेच रहा है तो लोगों को सस्ता ही खरीदना है। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम किसी एक प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पैसे क्यों चुकाएं, उन्हें तो बस सस्ता ही चाहिए जो उनके बजट के अकॉर्डिंग हो। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्री के जो इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, वो नष्ट ना हो, वो डिक्लाइन ना हो, इसलिए ट्रेड बैरियर लगाती है। तो उस ट्रेड बैरियर के चलते क्या होता है ना, हमारे जो कंट्री का अपना जो प्रोडक्ट्स है, फैक्ट्रीज़ है, वो भी चलता रहता है। ट्रेड बैरियर लगाने से बाहर की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगी क्योंकि वो टैक्स पे करके आएंगी। तो इस तरीके से लोगों का फोकस अपने ही, उस कंडीशन में लोगों का फोकस अपने कंट्री के प्रोडक्ट पे रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू रेगुलेट द फॉरेन ट्रेड। इससे क्या होगा, फॉरेन ट्रेड भी होगा, नए नए चीज़ें तो मार्केट में आएंगी ही आएंगी। साथ ही साथ आफ्टर 1991 सम ऑफ द रीचिंग चेंजेस वेर मेड इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ये पहले पॉलिसी था कि पूरा का पूरा ट्रेड बैरियर लग गया था, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह बढ़ा दिया गया था और बहुत सारे प्रोडक्ट को इंडिया में एंटर करने की इजाज़त ही नहीं थी। लेकिन 1991 के बाद से बहुत सारा परमिशन दिया गया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कंट्री में बेचने का परमिशन दिया गया, एंड इट वाज मीन टू कॉम्पीट विद द ग्लोबल वर्ल्ड। इससे क्या हुआ, जब ये ट्रेड बैरियर लग गया था तो हम लोगों के पास बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ही नहीं थी, हमें पता ही नहीं था कि ये भी चीज़ होता है या हो सकता है। तो जब से ट्रेड बैरियर हटा तो हम लोग नए नए प्रोडक्ट के साथ इंट्रोड्यूस हुए, उनको चलाना सीखा। जस्ट अगर मोबाइल की बात करें तो सबसे पहला हमारे कंट्री में जो मोबाइल आया था वो नोकिया का था, पुराना वाला मोटरोला का था, बड़ा सा सेट होता था, 10-12 हज़ार दाम होता था। आज से अगर जोड़ेंगे 20-25 साल पहले, तो वो जो पुराना कॉर्डलेस फ़ोन होते थे, मतलब पहले तो टेलीफोन होते थे जो तार लगे वायर के थ्रू कनेक्टेड होते थे, धीरे धीरे वो कॉर्डलेस होता गया। अब धीरे धीरे टेलीफोन कनेक्शन का झंझट के चलते फ़ोन ही बदल गया, जो सिम कार्ड से स्टार्ट होता था उसका पहले रूप बड़ा होता था। तो धीरे धीरे वो भी बहुत कॉस्टली होते थे। लेकिन जब से ट्रेड बैरियर हटा, ये चीज़ पूरी तरीके से, अभी भी हम लोग 10-12 हज़ार में फ़ोन मिलता है लेकिन बड़ा एडवांस फीचर्स के साथ मिलता है। अगर 10-12 हज़ार का फ़ोन उस समय के बारे में कंपेयर करेंगे तो बस कॉलिंग और रिसीविंग, इससे ज़्यादा नहीं होता था। बहुत ज़्यादा तो एसएमएस फीचर्स वगैरह होते थे लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था वो फ़ोन को चलाना, ऑपरेट करना। तो ये था
ट्रेड बैरियर हटाने से नए प्रोडक्ट्स का सामना हुआ, नए प्रोडक्ट्स हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन का पार्ट बन गया। रिमूविंग बैरियर्स ऑफ restrictions set up by the government is called liberalization। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन? तो इसका आंसर होगा रिमूविंग बैरियर्स। बैरियर मतलब प्रतिबंध। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट अप बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम रहे तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट इसी चैप्टर का टॉपिक में बढ़ते हैं, वो है सीज और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है? दीज आर द इंडस्ट्रियल जोन बीइंग सेट अप बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है जिसको या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने सेटअप किया है हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में। सीज आर to have world class facilities such as electricity, water, road transport, storage, recreational and educational facilities। इस एरिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये सभी फैसिलिटीज़ को बहुत ही हाई क्लास का रखा गया है। कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन सीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years। ये फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत बार पूछा गया है। कंपनीज those who have set up production unit in seas area they are exempted, उनको टैक्स से छूट दिया जाता है 5 साल के लिए। क्यों? क्योंकि जिस जगह पर ये सारी सुविधाएं होंगी तो जहाँ पर ये लोग रहेंगे उनको ये सभी चीज़ों का फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है सीज दस हेल्प्स टू अट्रैक्ट द फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो जब इतने सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो फॉरेन कंपनी बिल्कुल अट्रैक्ट होंगी ही। तो ये है 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है व्हाट आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसीलिए मैंने इस टाइप से इसको लिखा है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आराम से इसको थोड़ा सा देखोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी टॉपिक से रिलेटेड व्हाट इज़ द रीज़न टू पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड। ये भी टॉपिक है, ये क्वेश्चन है कि वाई ट्रेड बैरियर्स आर पुट ऑन बाय द गवर्नमेंट। ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है और चूंकि एग्ज़ाम है यहाँ पर तो एक नंबर कीमती है। अगर बेटर स्कोर करना है तो सभी चीज़ों को लेकर चलना होगा। और दूसरी बात प्यारे बच्चे लोग, प्लीज़ सिर्फ स्कोरिंग करने के लिए या स्कोरिंग करने के इरादे से परीक्षा को मत दीजिए। एग्ज़ाम देना है तो नॉलेज के इरादे से दीजिए, क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना सिर्फ आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपके फ्यूचर में होने वाले और भी बहुत सारे एग्ज़ाम से टॉपिक जुड़ा हुआ है। आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक है जो भविष्य में आपको एसएससी लेवल के एग्ज़ाम्स को compete कराएंगे, अगर आप में से कोई हाई लेवल जॉब को अचीव करना चाहता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द रीजन्स टू पुट बैरियर्स टू द फॉरेन ट्रेड। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो क्यों? आंसर नेक्स्ट पॉइंट में यह दिस वॉज डन टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। क्योंकि उस समय जो कंडीशन था इंडिपेंडेंस से पहले, हमारे इंडियन जो प्रोड्यूसर्स थे उनके हालात बहुत बुरे थे, हो गए थे। ब्रिटिशर्स ने किया था, क्योंकि हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स तो हैंडमेड बनाते थे, हैंडमेड की वजह से थोड़ा कॉस्टली होता था, तो ब्रिटिशर्स ने इस बात का फ़ायदा उठाकर मशीन मेड गुड्स को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, जिनके बहुत सारे फीचर्स थे और सबसे बड़ा फीचर ये था कि वो कॉस्ट रिड्यूस बहुत कम था। तो लोग इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते थे या प्रेफर करते थे। इससे क्या होता था, हमारा जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री था वो डिक्लाइन हो गया था या होने के कगार में था। जितने भी आर्टिजन्स थे, अच्छे अच्छे कारीगर थे, अल्टीमेटली वो लेबर में कन्वर्ट हो गए, या तो प्लांटेशन एरिया में, या तो ब्रिटिश के एग्रीकल्चरल लैंड में, या फिर ब्रिटिश के फैक्ट्रीज़ में। तो एक ये रीज़न था, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि ट्रेड बैरियर्स लगा दिया कि फॉरेन गुड्स ना आएगा, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में अलाउ करेंगे। तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, बट शुरू में तो फॉरेन ट्रेड को रोक दिया गया था। तो इसका रीज़न यही था कि टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। इन इंडिया इंडस्ट्रियल अफेयर जस्ट कमिंग अप इन 1950s एंड 60। चूँकि हमारा कंट्री 47 के पहले तो ब्रिटिश कॉलोनी था, कंट्री तो था ही नहीं, वो एक ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में काउंट होता था। ब्रिटिश इंडिया या
ब्रिटिश कॉलोनी। 47 के बाद हमें आज़ादी मिली, तो हमारा ग्रोथ तो 47 के बाद से हुआ, इसके पहले तो हम गुलाम थे। तो 1950-60s के आसपास में हमारा इंडस्ट्रियल जो भी सेटअप हुआ, जो भी इंडस्ट्रीज ग्रो करना स्टार्ट किए, तो वो तो जस्ट अभी खड़ा ही हो रहा था, अभी बढ़ा ही नहीं था। तो किसी को भी अगर जस्ट खड़े हो, मतलब शुरू के दौर में अगर कंपटीशन दे दोगे, तब तो वो बेचारा शुरू में ही मर जाएगा, कर ही नहीं पाएगा। इसलिए वो शुरुआत का दौर था, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा फलने फूलने का मौका दिया जाए, इसलिए फॉरेन ट्रेड्स को बंद कर दिया गया था। एंड द कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स एट दैट स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड दीज इंडस्ट्री टू डेवलप एंड ग्रो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला वही चीज़ कि अगर उस वक्त ट्रेड बैरियर खोल दिया जाता तो फिर कंपटीशन होता, फिर तो ये सारे इंडस्ट्री जो अभी खड़े ही हो रहे थे वो ग्रो ही नहीं कर पाते। Imports of only essential items such as machinery, fertilizers, petroleum etc was allowed, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल कंपलसरी है। बिना बिना इन सभी चीज़ों का इंडस्ट्री ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा, इंडस्ट्री सेटअप भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये कुछ कुछ बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, सिर्फ उन्हीं को परमिशन दिया गया था। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम फॉरेन इन्फिल्ट्रेशन इन इंडस्ट्रीज अफेक्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री एज प्लान्ड। तो मैं अभी जो थोड़ी देर पहले बोला गया वही चीज़ है कि इंडियन इकोनॉमी को बचा के रखा गया कि फॉरेन इन्फिल्ट्रेशन ना हो जाए, क्योंकि वो तो हमारा कंट्री उसमें गरीब ही था, हमारे कंट्री के पास अपना कुछ भी नहीं था, अपना वो बन रहा था, बनाने की कंडीशन में शुरुआत हुआ ही था, कहा जाए तो छोटा बच्चा था। तो इसलिए सबको रोक दिया गया था ताकि हमारा ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़रा सा मजबूत हो जाए। Last, India wanted to move faster to catch up within the main industries in the world market, और इंडिया के पास वो स्रोत थे जो वर्ल्ड मार्केट में खड़े हो सकते हैं, वर्ल्ड मार्केट में कंपटीशन दे सकते हैं, एंड therefore had to keep an extra watch on its progress in international trade and give incentives to the more rapidly growing industries through फिजिकल टैरिफ एंड अदर मीन्स। तो ये सारे मीन्स जो स्टार्ट होंगे फिजिकल टैरिफ और अदर मीन्स के थ्रू, तो ये सब करने के लिए मतलब आपको खड़ा तो होना होगा, आपको बड़ा होना होगा, आपको मजबूत होना होगा, तभी तो आप पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल की बात कर रहे हैं, ग्लोबली स्टैंड होने के लिए। जस्ट ये टाइम दिया जा रहा था ताकि आप खड़े हो सको, हमारा इंडियन इकोनॉमी मजबूत हो सके, डेवलप हो सके, पहले खड़े हो जाए, फिर मजबूती से खड़े हो जाए, फिर मजबूत हो जाए, फिर तो कंपटीशन में आएंगे, इसलिए रोका गया था ट्रेड बैरियर देकर। आई होप ये टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है लिबरलाइजेशन, जो मैंने इसके पहले एक लाइन में किया था, अब इसको ज़रा विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। इट मीन्स रिमूवल ऑफ बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस सेटअप बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑन फॉरेन ट्रेड। सिंपल सा एक लाइन का है, लिबरलाइजेशन इज द रिमूवल ऑफ बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑन फॉरेन ट्रेड। गवर्नमेंट यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज, दैट मीन्स इसको रेगुलेट कहते हैं, रेगुलेट द फॉरेन ट्रेड। गवर्नमेंट बैरियर्स लगा के इस ट्रेड को, फॉरेन ट्रेड को घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, वो उनको डिक्लाइन होने से बचाया जाए, इसीलिए। और लास्ट है टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स। अराउंड 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, क्योंकि 1991 तक हम इतने मजबूत हो गए थे कि हम कंपटीशन में खड़े हो सके, इसलिए 1991 के बाद से ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए और इंडिया भी लिबरलाइज हो गया। मतलब बोल सकता है कि ऑल दिस लिबरलाइजेशन इज ऑल्सो डन इन इंडियन कंट्रीज। आई होप ये टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए, जो नेक्स्ट दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो ये क्या है? इट वॉज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज मिल के इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किए, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड, और इसका मेन फोकस यही था कि भाई इन ट्रेड जो अभी तक नेशनली हो रहा है
वो उस ट्रेड को एक व्यापक रूप दिया जा सके, बड़ा रूप दिया जा सके, जो ताकि पूरी दुनिया को ट्रेड के थ्रू जोड़ा जा सके। WTO is an organization whose aim is to liberalize and rational the international trade. इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज किया जाए, और रैशनलाइज मतलब हर एक घर घर में पूरी दुनिया की चीज़ें पहुँचे, ताकि लोग पूरी दुनिया से संपर्क बना सकें, उनके संपर्क में आए। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई डेवलप्ड कंट्रीज with certain rules and regulations regarding international trade। जाहिर सी बात है, ये certain developed countries मिलके इसको इस्टेब्लिश किए, जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाना ज़रूरी था, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होगा तो कोई भी काम में सक्सेस कभी नहीं हो सकता है। WTO is supposed to allow few trade for all in practice। कुछ ट्रेड को तो बिल्कुल 100% प्रैक्टिस में लाना चाहती थी, जो हमारी जीवन का बेसिक नीड है, दैट मीन्स हमारा ही नहीं, पूरे ह्यूमन का। इट इज सीन दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली मेंटेन द ट्रेड बैरियर्स। ये WTO ने जब इस चीज़ को देखा कि भाई बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज है जो ट्रेड बैरियर्स लगा के रखी है, तो उस चीज़ के ऊपर काम किया गया। एंड wherever WTO rule have forced the developing countries to remove the trade barriers। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला मकसद यही था कि भाई अगर वर्ल्ड ट्रेड करना है तो भाई जिस कंट्री में ट्रेड बैरियर्स है उनको हटाना पड़ेगा। तो 1991 में इंडिया से शुरुआत किया गया, इंडिया से ट्रेड बैरियर्स को हटाया गया, और उसके बाद से इंडिया का डेवलपमेंट आप सबके सामने दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, वह है प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? बहुत बार आप लोग सुने होंगे, इस वर्ड को यूज़ किए होंगे, प्राइवेट है प्राइवेट है प्राइवेट है। तो ये प्राइवेट क्या होता है? इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किया जाए, तो ये है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है? किसी सिंगल हैंड में ही सब कुछ होता है, सिंगल हैंड के ही लोग इसके मालिक भी होते हैं, और वो सिंगल हैंड ही इसका प्रॉफिट और लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको हम लोग BPO भी कहते हैं। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या है? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ नॉन प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस टू ए थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। ये जब से BPO जॉब्स आने स्टार्ट हुए हैं तब से बिजनेस इतना ज़्यादा फैल गया है कि लोगों को तो पहले पता ही नहीं था। जैसे लोग कंपनी से जुड़ नहीं पाते थे। जैसे नॉर्मल से हम लोग एक छोटा सा चीज़ लेंगे, जैसे हम लोग अपने जो सर्विस प्रोवाइडर है, हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करेंगे, हम लोग जो भी नेटवर्क यूज़ करते हैं, कोई एयरटेल यूज़ करता है, कोई वोडाफोन, कोई जियो, सभी के BPO रिप्रेजेंटेटर्स जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ नया इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपका कंप्लेन है, तो आप कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे कीजिएगा? कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट करने का तो कोई उपाय ही नहीं है। तो हर कंपनी ने अपने BPO सर्विसेज फैसिलिटेट किए हैं लोगों के लिए, ताकि लोग BPO सर्विस का यूज़ करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, और साथ ही साथ कंपनीज BPO सर्विस का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बता सके। दोनों तरफ से फ़ायदा, ताकि लोग डायरेक्ट कंपनी से जुड़े और कंपनी का ग्रोथ हो। क्योंकि अल्टीमेटली यूज़ कौन कर रहा है? लोग। तो लोगों जो प्रोडक्ट को यूज़ करेगा वही बता सकता है कि प्रोडक्ट बढ़िया है, ख़राब है, क्या है। तो लोगों से जुड़े रहने के लिए ये सर्विस स्टार्ट किया गया। तो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ नॉन प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। ये पूरी तरीके से सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका काम है अपने कंपनी के प्रोडक्ट रिलेटेड इश्यूज़ को कस्टमर तक सीधा सीधा पहुंचाना, और कस्टमर्स के जो भी रिव्यूज़ है उसको नोट करना और कंपनी के ओनर तक पहुंचाना, ताकि इसके ऊपर स्टडी किया जाए, एनालिसिस किया जाए और नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाए, और पुराने प्रोडक्ट्स के कंप्लेंट को ख़त्म करके। इससे ही कंपनी ग्रोथ करता है, और ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये क्या है?
इट इज़ अ पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस जुलाई 1991। याद रखिएगा, डेट बड़ा अच्छा है, 1991। इज द की फीचर्स ऑफ द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब होता है परिवर्तन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या किया गया, या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किस रूप में किया गया, ये क्वेश्चन 1 नंबर का है। हाउ इन व्हाट वे इंडियन गवर्नमेंट हैज़ रिफॉर्म्ड इन इज इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इसमें क्या है कि इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज adopted by the government of India since July 1991 and its key feature are liberalization, that means removing the trade barrier of foreign trade. नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन, दैट मीन्स अगर हमारे कंट्री में कोई प्राइवेट लोग हैं और जिनके अंदर क्षमता है बहुत बड़ा ह्यूज प्रोडक्ट लगाने का, दैट मीन्स फैक्ट्री इंडस्ट्रीज लगाने का, तो उसको भी परमिशन दिया जाए। इससे क्या होगा, उस फैक्ट्रीज में काम करने का वाले लोग जुड़ेंगे और उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगा, सीधी सी बात है। एंड ग्लोबलाइजेशन, ये जो एलपीजी लिया गया है तो फर्स्ट एलपीजी के थ्रू ही ग्लोबलाइजेशन, मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट था एलपीजी जो दूसरे कंट्रीज से मंगवाया जा रहा था या फिर सप्लाई किया जा रहा था, दोनों चीज़। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ लेते ही नहीं है, देते भी है। तो अलग अलग कंट्रीज़ का अपना अलग अलग पॉलिसी होता है कि उस पॉलिसी को यूज़ करके किस तरीके से वो अपने कंट्री का ग्रोथ करे। इस टॉपिक को सोचने के लिए पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है, सभी कंट्रीज़ के पास अपना डिपार्टमेंट है, जहाँ पर काफ़ी पढ़े लिखे इंटेलिजेंट ग्रुप के लोग बैठते हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्या बेटर है। साथ ही साथ वो लोकल लोगों का रिव्यू भी हमेशा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। तो फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके फीचर्स क्या है। तो फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोसीजर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। फॉरेन ट्रेड का फ़ायदा क्या है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द बेनिफिट्स और एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो उसमें आपको ये लिखना होगा कि फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोसीजर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट मतलब अपने देश का लोकल मार्केट होता है। अपने देश के मार्केट से बाहर निकलने का अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ फॉरेन ट्रेड ही देता है। प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट इन देयर ओन कंट्री एज वेल एज इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये अपॉर्चुनिटी भी फॉरेन ट्रेड ही देता है कि जो भी प्रोड्यूसर्स है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ अपने ही कंट्री में सेल नहीं कर सकते, जब साथ ही साथ वो दुनिया के किसी भी कंट्री में उसको सेल कर सकते हैं। गुड्स कैन बी इम्पोर्टेड टू एक्सपेंड द चॉइस, आराम से इंपोर्ट हो सकता है। विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। बिल्कुल सही बात है, ट्रेड जब से खुल गया है तो अच्छे प्रोडक्ट्स तो भाई, क्योंकि लोग तो एंड यूज़र है ना, जब लोग यूज़ करेंगे और प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होंगे तो जाहिर सी बात है उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो उसका इंपोर्ट बढ़ेगा और इस तरीके से अच्छे गुड्स ट्रैवल करना शुरू करेंगे एक मार्केट से दूसरे मार्केट में। प्रोड्यूसर्स इन टू कंट्रीज नाउ क्लोजली कॉम्पीट अगेंस्ट ईच अदर। इससे कंपटीशन तो बिल्कुल बनेगा और यही कंपटीशन कस्टमर के लिए ज़्यादा फायदे लाएगा। कैसे, अब प्रोड्यूसर्स अगर एक ही कंपनी है, एक ही प्रोडक्ट है, दो कंपनियां हैं, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अब उस प्रोडक्ट पर काम करेगा, उसके फीचर्स को बढ़ाएगा, उस प्रोडक्ट के क्वालिटी को बढ़ाएगा, उस प्रोडक्ट में नए नए फीचर्स ऐड करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके प्रति अट्रैक्ट हो और सेटिस्फाई हो, तो उससे उनका प्रोडक्ट बढ़ेगा। इससे क्या होता है, प्रोडक्ट का क्वालिटी आगे बढ़ता है, फीचर्स जुड़ने लगते हैं। तो ये इसका बेनिफिट घुमा फिरा के कस्टमर को ही होता है। फॉरेन ट्रेड द रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। तो फॉरेन ट्रेड ही कनेक्ट्स ये मार्केट को कनेक्ट करता है, पूरी दुनिया के मार्केट को कनेक्ट करता है एक ही जगह पर। नेक्स्ट है, एक छोटा सा टॉपिक लिया गया है चाइनीज टॉयज इन इंडिया। ये आपके चैप्टर में भी मेंशन्ड है। तो चाइनीज टॉयज इन इंडिया एक टॉपिक रखने का क्या कारण है, तो मैं बता दूं, ये एक ऐसा टॉपिक है, ये इस चैप्टर का एक ऐसा टॉपिक है, बिना इसको पढ़े आपके दिमाग में पूरी तरीके से इस चैप्टर का
वैल्यू क्लियर नहीं होगा। ये टॉपिक क्या कह रहा है, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट टॉयज इन इंडिया वेयर टॉयज आर सोल्ड एट हायर प्राइस। जाहिर सी बात है, चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है तो रास्ते का ट्रांसपोर्टिंग खर्च भी तो उसी में जुड़ेगा, तो उसका दाम बढ़ गया। बायर्स इन इंडिया हैव चॉइसेस बिटवीन द इंडियन एंड चाइनीज टॉयज। जाहिर सी बात है, इंडिया में ऐसा थोड़ी ना कि टॉय बनाने वाले नहीं हैं, बिल्कुल है, इंडिया में भी टॉय बनाने वाले हैं। तो उनको ऑप्शन मिल गया, लोगों को ऑप्शन मिल गया कि किस टॉय को चूज करें, इंडियन वाला या चाइनीज वाला। लेकिन बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइस एंड इन न्यू डिजाइन, चाइनीज टॉयज बिकम मोर पॉपुलर इन इंडियन मार्केट। तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि चाइना कंट्री अपने प्रोडक्ट को चाइना से इंडिया भेज रहा है, पूरे के पूरे टैक्स देने के बाद भी उसका कॉस्ट इंडियन प्रोडक्ट से कहीं ज़्यादा कम है। तो जाहिर सी बात है, हमारे प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं कमी है या फिर हमारे प्रोसेस में कमी है जिस पर काम करना होगा या बाकी है। तो एक तो चीपर प्राइस और दूसरा बढ़िया डिज़ाइन, न्यू डिज़ाइन जो लोगों को पसंद आ रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोग जो दिवाली में वो बत्तियाँ जलाते हैं, वो जो जगमग करता है, वो जो लाइट जलाते हैं, वो चाइनीज़ मार्केट का ही प्रोडक्ट है। इवन जो दिया भी जलाते हैं हम लोग, वो भी आज के डेट में तो चाइना की मिट्टी से बनकर आ रहा है, क्योंकि वो सस्ता है, हमारे कंट्री का वो महंगा है। तो ये जो कॉस्ट रिडक्शन पॉलिसी चाइना यूज़ करता है, उसका तो भाई काबिल तारीफ है। इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेट चॉइस ऑफ टॉयज एंड एट लोअर प्राइस। भाई मार्केट तो इसी चीज़ से चलता है, वैरायटी और लोअर प्राइस, मतलब रीजनेबल प्राइस जो लोगों को सूट करे। चूँकि इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा रहते हैं एंड लोअर क्लास फैमिली ज़्यादा, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हायर क्लास पीपल उतने ज़्यादा नहीं है, उनकी पॉपुलेशन कम है। तो जो लोग ज़्यादा होंगे तो वैसे लोगों पर फोकस करके मार्केट बनाया जाता है। तो चाइना ने इस स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से समझ लिया है। फॉर द चाइनीज टॉयज मेकर्स दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड बिजनेस एंड इंडियन टॉयज मेकर्स फेस लॉसेस एंड देयर टॉयज आर सेलिंग लेस। जाहिर सी बात है भाई, सस्ता मिलेगा यूज़ करेंगे, महंगा मिलेगा यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इंडियन टॉय मेकर्स को मेहनत करना होगा, उन्हें न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना होगा ताकि उनका कॉस्ट रिडक्शन पे काम कर सके। आई होप ये टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के क्या असर हुए हमारे जीवन पर। तो फर्स्ट है इसका कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्पैक्टेड द लाइफ्स ऑफ द पीपल इन इंडिया इन फॉलोइंग मैनर्स। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का बहुत बार पूछा गया है, ये 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स के नीचे नहीं पूछा जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट होगा, इट हैज़ प्रोवाइडेड ग्रेटर चॉइसेस टू द कंज्यूमर्स हु आर नाउ एंजॉइंग इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड लोअर प्राइस ऑन सेवरल प्रोडक्ट्स। हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि यही सबसे बड़ा रीज़न है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी और चॉइस। चॉइस का मतलब होता है वैरायटी, वैरायटी है तभी तो हम लोग चॉइस कर पाते हैं। एक ही प्रोडक्ट का 50 तरह का अगर वैरायटी होगा तो हम लोग फिर चूज़ कर पाएंगे कि हमने कौन सा लेना है, कौन सा हमारे बजट को सूट करता है और कौन सा प्रोडक्ट है हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। नेक्स्ट है, इट हैज़ रिजल्टेड इन हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जाहिर सी बात है, जब हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली डेवलप करेगा। लास्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, पार्टिकुलरली द आईटी सेक्टर। तो ये ग्लोबलाइजेशन ने ये आईटी सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज को बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ दिया जो उनके ग्रोथ के लिए बेटर था। It also enable Indian companies to emerge as a multinational, example टाटा, एशियन पेंट्स। तो इंडियन कंपनी को भी मौका दिया ग्लोबलाइजेशन के चलते कि ये मल्टीनेशनल के रूप में अपने आप को निखार के ला सके। आई होप ये टॉपिक आप लोग को बहुत ही इजीली क्लियर हो गया होगा। चलिए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के चलते ये सारी चीज़ें आज के डेट में
इंडियंस लोग कर पा रहे हैं, इवन मिडिल क्लास फैमिली भी अपने आप को कर पा रही है, और लोअर क्लास फैमिली मिडिल क्लास फैमिली में कन्वर्ट हो पा रही है, और मिडिल क्लास फैमिली हायर क्लास फैमिली में कन्वर्ट हो पा रही है। जैसे ग्लोबलाइजेशन के तहत लोन्स वगैरह हैं, ये बहुत ही इजीली मिलने लगे हैं, क्योंकि कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं देती है, बहुत सारी कंपनी होती है जो सर्विस प्रोवाइड भी करती है। तो बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर्स में नए नए बैंक ये नए नए लोन प्रोवाइडिंग कंपनीज बहुत सारे आ गए हैं, जो डायरेक्ट लोगों को लोन्स प्रोवाइड कर रही है और उसको फिर इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट कर रही है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि एक बड़ा सा अमाउंट जो लोगों के पास कभी हो नहीं पाता है वो आ जाता है, और वो अमाउंट लेकर लोग कैसे अपने लाइफ को चेंज कर रहे हैं, उससे लोग प्लॉट्स ऑफ लैंड खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, फ्लैट्स खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं शेयर मार्केट्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर इंश्योरेंस कर रहे हैं, ट्रैवल एंड टूर कर रहे हैं, गोल्ड एंड ज्वेलरी ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, गैजेट्स ले रहे हैं। तो ये सारा चीज़ जो है, ये सारा फैसिलिटी है ग्लोबलाइजेशन के तहत ही आया है। कि लेट अस सपोज दैट एक किसी कार का दाम है मान लीजिए 8 से 10 लाख रुपए, तो 8 से 10 लाख रुपए मिडिल क्लास फैमिली के पास कभी नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, लोन लेगा, लेकिन वो आराम से पर मंथ 8 से 10 हज़ार का इंस्टॉलमेंट पे कर सकता है, जिसके चलते उसके पास कार आ गया। और कंपनीज वैसे लोगों को ही लोन प्रोवाइड करती है जो इंस्टॉलमेंट पे कर सके। आज के डेट में तो इतने सारा फैसिलिटी हो गया कि जैसे एयर कंडीशन है, उसका दाम है 40,000, नियर अबाउट 40,000 या उससे ज़्यादा, तो आपको 40,000 पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 10 इंस्टॉलमेंट्स में 40,000 पे करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स आपको पे करना होगा 4,000 पर मंथ। तो ये सारा सुविधा ग्लोबलाइजेशन के चलते ही इंडियन मार्केट में ये सारी फैसिलिटीज़ आई है, जिसके चलते लोग आसानी से प्रोडक्ट्स को चूज़ कर रहे हैं और अपने लाइफस्टाइल को, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को और बढ़िया बना रहे हैं। आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए लास्ट टॉपिक है हम लोग का, द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। कि जब ग्लोबलाइजेशन तो हो गया, ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या करना ज़रूरी है। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब है न्यायपूर्ण, मतलब किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। एक सही तरीके से ग्लोबलाइजेशन का उम्मीद हर किसी को होता है, और गवर्नमेंट का काम है ये प्रोवाइड कराना। चलिए इस टॉपिक में देखते हैं। फेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड ऑल्सो एंश्योर्स दैट द बेनिफिट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। जाहिर सी बात है, ग्लोबलाइजेशन अगर होगा तो सबको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे और सबको बेटरमेंट भी मिलेगा। तो ये जो फ़ायदा होगा, इसका जो शेयर होना चाहिए, ये शेयर सभी को मिलना चाहिए, इसका फ़ायदा सभी को मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि सब किसी खास एक ग्रुप को या एक ग्रुप को मिल जाए, या किसी खास एक आदमी को फ़ायदा मिले, फिर तो ग्लोबलाइजेशन का फिर मज़ा नहीं आया ना, फिर वो मोनोपोली हो गया। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। तो क्योंकि अथॉरिटी और पावर गवर्नमेंट के पास है, तो ये गवर्नमेंट का काम है कि इस चीज़ को बेटर तरीके से मेंटेन करे। क्या है सम ऑफ द स्टेप्स दैट गवर्नमेंट कैन टेक आर, इट कैन इंश्योर दैट द लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट्स। जाहिर सी बात है, ग्लोबलाइजेशन होगा तो वर्कर्स, लेबर क्लास की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो उनका जो राइट है वो किसी तरीके से उनके राइट पर हैम्पर ना करे। नेक्स्ट है, इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। जाहिर सी बात है, जो छोटे होंगे वही तो ग्लोबलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे ताकि वो बड़ा हो पाए। तो यहाँ पर उनको सपोर्ट की ज़रूरत होगी, वो सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट। इफ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। तो यहाँ पर है, अगर ज़रूरत पड़ा तो गवर्नमेंट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को भी यूज़ कर सकता है। इट कैन नेगोशिएट विद द WTO फॉर फेयर रूल्स। तो गवर्नमेंट फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ नेगोशिएट करके माने और रूल्स को सबके लिए बेटर के बनाने के लिए WTO के साथ नेगोशिएट कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकता है, हम और आप नहीं कर सकेंगे।
and it can also align with other developing countries with similar interest to fight against the domination of developed countries in the WTO। तो ये WTO के साथ मिल के कुछ डेवलप कंट्रीज़ के अगर कहीं डोमिनेशंस हो रहा है, डोमिनेशन का मतलब दबदबा, अगर कहीं ऐसा कंडीशन आ रहा है तो गवर्नमेंट WTO के साथ मिल के उस चीज़ को ख़त्म कर सकता है, उसके अगेंस्ट में फाइट कर सकता है और उस चीज़ को ख़त्म कर सकता है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप ये चैप्टर आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी तरह का वैसा प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर से किसी नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।